नमस्कार, माँ गायत्री महाविद्यालय चौमला में आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछली कक्षा में हमने यूनिट 3 का अध्ययन किया था। अब हम आज यूनिट 4 और 5 पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र। में इकाई 4 व 5। इकाई 4 और 5 के अंदर हम कहानी और उपन्यास का इतिहास और उनके विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी कहानी एवं उपन्यास का इतिहास। यूनिट 4 और 5। तो देखिए, कहानी और उपन्यास दोनों के इतिहास के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात आती, कहानी किसे कहते हैं। कहानी किसे कहते हैं? यह प्रश्न आता है कि कहानी किसे कहते हैं। देखो, आधुनिक युग में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी कहानी साहित्य के क्षेत्र में कई आंदोलन धाराएं प्रस्फुटित हुई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है नई कहानी। आधुनिक काल में कहानी के अनेक रूप नाम सामने आए हैं, जिनमें नई कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी और समानता कहानी आदि उल्लेखनीय है। नई कहानी के बारे में अगर हम बात करें, नई कहानी, तो देखिए, नई कहानी की शुरुआत कब हुई, इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। स्वतंत्रता के बाद के काल में हिंदी कहानी में एक परिवर्तन आने लगा। 1950 के लगभग 1950 के लगभग हंस, प्रतीक, नया पक्ष आदि पत्रिकाओं में नए ढंग की कहानियां प्रकाशित हो रही थी। सन 1956 में नामवीर सिंह ने कहानी पत्रिका में नई कहानी का स्वरूप निश्चित करने का प्रयास किया था। नई कहानी की नई संवेदनाएं, नई संभावनाएं को लेकर डॉक्टर परमानंद पहली बार चर्चा की। उनके पश्चात श्रीवास्तव, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर सुरेश सिन्हा आदि लोगों ने उसके ऊपर समीक्षा की। कहानी धारा के रूप में इन कहानीकारों के तेवर जनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल आदि कहानियों से भिन्न थे। नई कहानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उस बदले हुए परिवेश की कहानी है, जिसमें परंपराओं तथा पुराने सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन हो रहा था। औद्योगिकरण तथा महानगरीकरण के जीवन से की समस्याएं इन कहानियों के अंदर प्रकट हो रही थी। नई कहानी ने पूरी ईमानदारी से बदलते हुए परिवेश और विसंगतियों की धाराओं को उबारा और जीवन के अत्यंत निकट आ गई। इनमें ध्वंस होते हुए मूल्यों के प्रति आक्रोश रहा, नए मूल्यों की स्थापना हुई। ललक है, कहानी में जीवन को टूटन अवस्था, बौद्धिकता, कुंठा, आत्महीनता, व्यग्रता, असुरक्षा आदि भावों को व्यक्त किया गया। नई कहानी की धारा में एक और धर्मवीर भारती, नई कहानी की धारा के जो कवि थे, कहानी धारा के लेखक
अगर लेखकों की हम बात करें तो इनमें थे धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, मन्नू भंडारी, आदि कहानीकारों ने नगरों और कस्बों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया। तो देखिए, नई कहानी की धारा के जो लेखक थे धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, भीष्म साहनी और मन्नू भंडारी। अब दूसरी आती है अकहानी। दूसरी जो कहानी है वो है हमारी अकहानी। अकहानी के अंतर्गत देखिए, अकहानी 1960 के पश्चात, 1960 के बाद फ्रांस के पेरिस नगर में जन्मी एंटी स्टोरी का हिंदी भारतीय रूपांतर है। इसका जन्म हुआ फ्रांस के पेरिस नगर में, फ्रांस के पेरिस नगर जन्मी एंटी स्टोरी। का हिंदी भारतीय रूपांतरण। तो अकहानी 1960 के बाद फ्रांस के पेरिस नगर में जन्मी एंटी स्टोरी का भारतीय रूपांतरण है। इसी भारतीय भाषा में इसका हिंदी रूपांतरण किया गया। एंटी स्टोरी की भारतीय संस्करण की अकहानी नाम से एक कहानी आंदोलन उभरा है। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने अकहानी के संबंध में लिखा है, अकहानी कहानी की धारणागत प्रतीति से अलग स्थापित कहानी धारा है, जो कहानी के सभी वर्गीकरण, मूल्यांकन, आधारों और पूर्व समीक्षकों को अस्वीकार करती है। इसकी अवधारणा के मूल में समग्र जीवन को अस्वीकार की भावना है। कहानी में कथाहीनता तथा अपूर्ण कथा, अमूर्त कथा विधा को स्वीकार किया गया है। कहानी जीवन के उन संदर्भों को खोजने का प्रयास करती है जो जीवन में आत्मपीड़न, सत्रांश, पुंसत्वहीन नियत, रिक्तता बोध, अकेलेपन, टूटन, मृत्युभोज, काम दर्शन, अश्लीलता आदि यथार्थ मानकर वर्णन करती है। ये वक्रोक्तिपूर्ण विधा है, ये एक वक्रोक्तिपूर्ण विधा है जिसमें अत्याधुनिक जीवन दृष्टि का प्रतिपादन किया गया है। इस धारा के लेखकों में, इस कहानी की जो धारा है, इसके जो लेखक थे उनमें प्रयाग शुक्ल, राजकमल, रमेश बख्शी, यदुनाथ सिंह,
रविंद्र कालिया, श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा, ज्ञान रंजन, ज्ञान रंजन, भीमसेन त्यागी, भीमसेन त्यागी, विजय चौहान, कृष्ण बलदेव, गंगा प्रसाद विमल, गंगा प्रसाद विमल आदि लेखक हुए। तो देखिए, अगर हम कहानी के लेखकों के बारे में अगर बात करें तो इसमें प्रयाग शुक्ल, राजकमल, रमेश बख्शी, यदुनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, श्रीकांत वर्मा, ज्ञान रंजन और भीमसेन त्यागी, विजय चौहान, कृष्ण बलदेव और गंगा प्रसाद विमल, ये जो नई कहानी के इस धारा के प्रमुख लेखक हुए। अगली जो हमारी कहानी है वो है सचेतन कहानी। सचेतन कहानी। सचेतन कहानी। तो देखिए, जब नई कहानी के व्यक्ति सापेक्ष मूल्य टूटने लगे तथा जीवन दृष्टि में विखराव आया, तब सचेतन कहानी का आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1964 में इसका जो प्रारंभ माना जाता है वो 1964 से माना जाता है। 1964 में डॉक्टर महीप सिंह के संपादन में आधार पत्रिका, आधार पत्रिका का सचेतन कहानी शीर्षक सबसे पहले ये जो निकला था वो आधार पत्रिका के अंतर्गत निकला था, सचेतन कहानी के नाम से प्रकाशित हुआ था। सचेतन कहानी को परिभाषित करते हुए डॉक्टर महीप सिंह ने लिखा है, सचेतन एक दृष्टि है। सचेतन क्या है? एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया तो जा सकता है और जाना भी जाता है। मनुष्य की प्रवृत्ति जीवन से भागने की नहीं है। मनुष्य की प्रवृत्ति जीवन से भागने की नहीं है, जीवन की और भगाना ही उसकी नियति है। उन्होंने सचेतन कहानी को आधुनिकता का पर्याय माना है। सचेतन कहानी का विकास घुटन भरी कायरता के संपन्न हतप्रद मानसिकता के विरुद्ध हुआ है। इसका झुकाव साम्यवाद, समाजवाद की ओर प्रतीत होता है। ये कहानी मूल्यों के विघटन और पुनर्निर्माण को उसके साथ जुड़कर देखने के पक्षधर है। ये कहानी सेक्स में लिप्त भी नहीं है होती, इससे आतंकित भी नहीं होती है। सचेतन कहानी सेक्स समस्या नहीं है, अपितु कहानी के परिवेश का निर्माण करना है। सचेतन कहानी शिल्प में नवीनता नहीं है, उसका शिल्प सपाट और सरल और बोध स्पष्ट करने वाला है। इस कहानी के जो लेखककार हुए हैं, इस सचेतन कहानी के जो प्रमुख लेखकों में महीप सिंह, सचेतन कहानी की धारा के जो लेखक हैं, उनमें है महीप सिंह, वेद राही, शैलेश
नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली। हिमांशु जोशी। हिमांशु हिमांशु जोशी। कुलभूषण। मनहर चौहान। आदि। तो सचेतन कहानी की धारा के जो लेखक हुए उनमें महीप सिंह हुए, वेद राय हुए, शैलेश हुए, नरेंद्र कोहली हुए, हिमांशु जोशी हुए, कुलभूषण हुए और मनहर चौहान हुए। ये सचेतन कहानी की धारा के प्रमुख लेखक हुए। सचेतन कहानी सर्वप्रथम 1964 में आधार नामक पत्रिका में सचेतन जो शीर्षक है उसके नाम से सबसे सर्वप्रथम पहले उसमें ये छपी थी। तो ये थी हमारी सचेतन कहानी और उसके प्रमुख लेखक। अगली आती है हमारी समांतर कहानी। समांतर कहानी। देखिए, इस धारा के अंतर्गत 7वें दशक के अंत में यह महसूस किया जाने लगा कि इस दशक की कहानियों में आम आदमी की घोर उपेक्षा हुई है। इस दशक के अंदर आम आदमी की घोर उपेक्षा की गई, इसलिए आम आदमी के संघर्ष, विद्रोह, क्रोध और वर्गीय समझ को उजागर कर एक नए सामाजिक बदलाव की दृष्टि से समांतर कहानी का सूत्रपात हुआ। सन 1974 में सबसे पहले सन 1974 के अंतर्गत कमलेश्वर ने सारिका, कमलेश्वर जी ने सारिका नामक सारिका पत्रिका के माध्यम से तो देखिए, सारिका पत्रिका के माध्यम से समांतर कहानी का आंदोलन प्रारंभ किया। ये कहानी धारा समयगत सत्यों और रचनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली है और ये आम आदमी की जिंदगी की कहानी है। उस जिंदगी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई के संबंध में है। कमलेश्वर के अनुसार संपूर्ण आदमी की संपूर्ण तस्वीर समांतर कहानी का एक विषय है। ये कहानी राजनीति से निकटता स्थापित करती है और पीढ़ियों के विभाजन को अस्वीकार करती है। इसमें निश्चित दिशा में परिवर्तन के लिए जन संघर्ष के प्रति समर्पण भाव रखा गया है और समांतर निश्चित दिशा में परिवर्तन के लिए जन संघर्ष के प्रति समर्पण का भाव रहता है। और समांतर कहानीकारों में जिसके जो लेखक हुए हैं, प्रमुख कहानीकार, इस धारा के प्रमुख कहानीकार हुए हैं, इस धारा के प्रमुख कहानीकार की अगर हम बात करें तो इनमें हुए कमलेश्वर, मधुकर सिंह, अगले हैं जितेंद्र भाटिया, मिथिलेश्वर, सुदीप, डॉक्टर माहेश्वर,
डॉक्टर माहेश्वर आलम शाह खान, आलम शाह खान, दामोदर सदन, दामोदर सदन आदि के नाम है उल्लेखनीय है। कहानी के उपयुक्त रूपों में अतिरिक्त काल, स्थान, विषय, वस्तु, शैली आदि के आधार पर कहानी के अनेक रूपों को स्वीकार किया जा सकता है। तो देखिए, समांतर कहानी के अंतर्गत ये 1974 में कमलेश्वर जी के द्वारा संपादित सारिका जो पत्रिका के माध्यम से ये सबसे पहले वहाँ प्रकाशित हुई थी। और इसके जो प्रमुख अगर कहानीकारों के बारे में हम बात करें तो इनमें कमलेश्वर है, मधुकर सिंह है, जितेंद्र सिंह भाटिया है, और मिथिलेश्वर है, सुदीप है, डॉक्टर माहेश्वर है, आलम शाह खान है और दामोदर सदन है। तो ये इसके इस धारा के प्रमुख लेखक हुए। ये थी कहानी का एक परिचय, कहानी के प्रकार, कौन कौन सी कहानियाँ आधुनिक काल में लिखी गई, कहानी, सचेतन कहानी और नई कहानी। इन कहानियों के बारे में हमने अब देखिए, नई कहानी के बारे में अगर बात करें तो नई कहानी आंदोलन पर एक टिप्पणी, मतलब कहने का मतलब नई कहानी आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ, इसके अंतर्गत नई कहानी की जो प्रवृत्ति की और इसकी जो क्या क्या विशेषताएं थी, नई कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियां। एक प्रश्न बनता है, नई कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संवेदन। इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनमें है संवेदन, दूसरी है यथार्थ, अगली है अनुभूति, संबंध, आधुनिकता, महानगर बोध, यौन संबंध, आंचलिकता, बौद्धिकता, अभिव्यंजना। ये कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियां रही है। नई कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले संवेदनशीलता, यथार्थ और अनुभूति, संबंध, आधुनिकता, महानगर बोध, यौन संबंध, आंचलिकता और बौद्धिकता और अभिव्यंजना, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं रही है। तो देखिए, सबसे पहले किसी समय कहानी में प्रयोगवादी कविता की तरह व्यक्तिवादी धारा भी बंद रही गई थी, किंतु देश की परिस्थितियां और साहित्य के समूचे परिवेश में कहानी में भी सामाजिक और प्रतिबद्धता, सामाजिक संवेदनशीलता को समाहित कर दिया है। नई कहानी अपनी रचना स्तर पर समाज की आंतरिक हलचलों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त कराती है। तो देखिए, इसकी पहली जो विशेषता है वो है संवेदनशीलता।
नई कहानी में व्यक्ति की बदलती हुई स्थिति और बनते बिगड़ते संबंध के मूल द्वंद्व और रोमांस को स्वीकार किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कहीं संवेदनाओं का स्पर्श रहता इसमें निहित है और कहीं पर यथार्थ की ठोस दर्दराने वाली स्थितियां भी हैं। कमलेश्वर की देवी की माँ कहानी में पति पत्नी के संबंधों की जो टूटन है, संबंधों की टूटन का कहानीकार पाठकों को संवेदनाओं को इकट्ठा कर देता है। मन्नू भंडारी की नशा कहानी में भी पति पत्नी के कटु संबंध और उनसे 12 वर्षीय पुत्र के पीड़ित होकर घर से भागने की गहरी संवेदनाएं व्यक्त होती है। अगला होता है यथार्थ, मतलब यथार्थ की अभिव्यक्ति। कहानी के अंदर इसकी विशेषता क्या होती है? एक तो संवेदनशीलता होना चाहिए कहानी के अंदर, दूसरा उसमें यथार्थ की अनुभूति होना चाहिए, है ना। तो देखिए यथार्थ की अभिव्यक्ति में के अंतर्गत नई कहानीकार पुराने आदर्शों और नैतिक मूल्यों से भी मुक्त है, अपनी कहानी को भी काल्पनिक आदर्शों और नैतिकता से दूर रखता है, जीवन की जटिलताओं के प्रति जागरूक है, यथार्थ जीवन के प्रति आग्रहशील होने के कारण ये पुराने मानव जीवन मूल्यों की उपेक्षा करता है, जीवन के ज्वलंत यथार्थ का समर्थन करता है और ये कला के प्रति उन्मुख न होकर जीवन के प्रति झुकाव रखता है। एक श्रेष्ठ कलाकार जीवन के अतिरिक्त स्तरों को स्पर्श करता है। नई कहानी में यथार्थ का पोषण करने वाला प्रमुख तत्व है मनोविश्लेषण। इसमें बाहरी यथार्थ की पृष्ठभूमि में व्यक्ति का विश्लेषण किया जाता है और यहाँ विसंगतियों को यथातथ्य रूप में प्रस्तुत करना आज की कहानी की एक खास विशेषता रही है। अगली है सच्ची अनुभूति। कहानी के अंदर क्या होता है कि सच्ची अनुभूति होना चाहिए। कहानी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने क्या अनुभव किया है, किस चीज़ का अनुभूति हमें हो रही है, ये कहानी की प्रमुख प्रवृत्ति होती है। इसके अंतर्गत होता है नई कहानी में किसी फार्मूला पर आधारित नहीं है, इसमें परिवेश अनुभूति की सच्चाई के कारण प्रामाणिकता और विश्वसनीयता है। कहानीकार समस्त पूर्व आग्रहों से मुक्त हैं, वह अपने ही अनुभूत सत्यों का उद्घाटन अपनी कहानी में करता है। जीवन के सतत प्रभाव में से भोगे हुए जीवन खंड को कहानी का काव्य बनता है और अनुभूत सत्यों को वाणी देने वाले कहानीकार की लंबी सूची होती है। इनमें कमलेश्वर मोहन राकेश है, धर्मवीर भारती हैं और हरिशंकर प्रसाई है, अमरकांत है, रमेश बख्शी है, शिव प्रसाद सिंह है, उषा प्रियमदा है, शिवानी है, ज्ञान रंजन है, दूधनाथ सिंह है और गिरिराज किशोर है। ये प्रमुख कहानीकार हुए हैं। लेखक के अनुभव और जीवन सत्य की कहानी में बोलते हैं। प्रेमचंद की पूस की रात और जनेन्द्र की पत्नी अज्ञे की रोज कहानियाँ इसी कोटि के अंतर्गत आती है, जो यथार्थ का अनुभव में कराती है। अगला है मानव संबंधों की अभिव्यक्ति। कहानी क्या बताती है? मानव संबंध को अभिव्यक्त करती है। कहानी की भी एक विशेषता होती है। क्या होती है? पहली होती है संवेदना होना चाहिए कहानी के अंदर, संवेदनशीलता का उसमें चित्रण हो, यथार्थ का चित्रण किया गया हो, अनुभूति होना चाहिए। कहानी को पढ़ने के बाद हम क्या अनुभव कर रहे हैं वो चीज़ हमारे सामने होना चाहिए। दूसरा है संबंध, पारिवारिक समाज के अंदर जो भी संबंध है उस संबंध को प्रकट करना एक कहानी का उद्देश्य होता है, तो वो संबंध को कहानी प्रकट करती है। तो देखिए इसके अंतर्गत नई कहानी के मनुष्य के आपसी व्यक्तिक और सामाजिक संबंधों को उनकी यथार्थ तिक्तता मधुरता के साथ व्यक्त किया जाता है। आज मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में बहुत तनाव और बिगाड़ आ जाता है। नई कहानी मानव जीवन की अनेक स्थितियों का चित्रण करती है। वह तनाव बिगाड़ की प्रक्रिया ग्रामीण समाज की अपेक्षा शहरी समाज में तेजी से चल रही है, इसलिए नई कहानीकार शहरी जीवन के संबंधों को व्यक्त करते हुए अधिक सफल हुए हैं। देखिए कई लोग आज कहानीकार पर आरोप लगाते हैं कि ये मानव मूल्यों का अनादर है। ये आरोप मिथ्या है, अर्थात ये झूठा है। इस तरह के आरोप नहीं लगाए जा सकते। वह तो जीवन की विसंगतियों और जटिलताओं को, खोखलेपन को पहचान कर उन्हें प्रकट करने का तरीका है, वो कोई आरोप नहीं माने जा सकते। और देखिए आज इस कहानी के अंदर दर्शन में देखें तो विसंगतियां, बहुत सारी विसंगतियां उजागर होती हैं। व्यक्ति आत्म चिकित्सा का
अवसर देता है, जीवन की रिक्तता हो जाती है, उद्घाटन करके हुए व्यक्ति के द्वंद्व हो जाता है, तनाव उसके अंदर बना हुआ है और उसके अंदर डर बना हुआ है, घृणा उसके अंदर पैदा हो गई है, सत्रांश दोहरेपन आदि का आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है। और देखिए, नए कहानीकार मानव संबंध की टूटन और शिथिलता, विसंगतियों को आज अर्थ प्रधान और स्वतंत्र जीवन की प्रवाह के संदर्भ में देखते रहते हैं। जैसे राजेंद्र यादव की जहां लक्ष्मी कैद है, मन्नू भंडारी की यही सच है, भीष्म साहनी की चीप की दावत और खून का रिश्ता आदि कहानियां इन संबंधों को शिथिल और निर्जीव हुए स्वरूप को उजागर करती है। अगला आता है हमारा आधुनिकता की अभिव्यक्ति। कहानी हमें आधुनिकता की अभिव्यक्ति कराती है। कहानी हमें क्या कराती है? आधुनिकता के जीवन से अभिव्यक्ति कराती है, उससे जोड़ती है। तो देखिए, अब धीरे धीरे आधुनिकता का संचरण नगरों के साथ साथ गांव में भी होता जा रहा है। नई कहानी इस स्थिति को और देखती है, संप्रेषित करती है। शहरों में आधुनिकता का बोध कराने वाले कॉफ़ी हाउस, रेस्तरां, होटल, ऑफिस, क्लब, रेडियो, टीवी, सड़कें, मोटर कार, स्त्री पुरुष की मुक्त बातचीत और उनकी वेशभूषा, सैर सपाटे, अनेक दृश्य सामने आते रहते हैं। अब शहर में पढ़कर आए युवक, सरकारी कर्मचारी और भ्रष्ट व्यवसायी इस सभी आधुनिकता के परिचायक साधनों को गांव में भी ला रहे हैं। शिव प्रसाद सिंह का कथन है, वैज्ञानिक युग के धक्के शहर की तारकोली सड़कों पर जिस तरह की रपटन पैदा करते हैं, उससे कहीं अधिक पिछलता गांव की गलियों में होती है। कहने का मतलब ये, आज का आधुनिक जीवन जो है वो गांव से सीख करके, मतलब शहरों से सीख करके गांव की ओर भी वो आधुनिकता का दौर देखने को मिल रहा है। गांव के अंदर भी जो फैशन है, रहन सहन के जो तरीके हैं, बातचीत के जो तरीके हैं, उनका जो व्यवहार है, वो सारे शहरों को देख करके उनमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये एक आधुनिकता की अभिव्यक्ति कराती है। इन कहानियों के अंतर्गत असत्य प्रमाणित होता जा रहा है। दृष्टिकोण भले ही रूढ़िग्रस्त हो, किंतु आधुनिकता के प्रतीक अब गांव में सहज के दृष्टिगोचर होने लगे हैं। ये भी अब सहज ही हम हर गांव के अंदर ये चीज देख सकते हैं। देखिए, जैसे अब हल जोतता किसान और भेड़ चराता चरवाहा अपने गले में ट्रांजिस्टर टांगे हुए फिल्मी गाने सुनता रहता है। मोबाइल उसके पास है, मोबाइल कान में एयरफोन लगा के वो गाने सुन रहा है। तो कहने का मतलब उसके अंदर भी आज जो पुराने शहरों के अंदर जो प्रवृत्तियां पाई जाती थी, वो आज वो प्रवृत्तियां गाँव के अंदर भी देखने को मिल रही। तो ये जो कहानी है वो आधुनिकता को अभिव्यक्त कराती है। नागार्जुन का कथन है, आधुनिकता ओढ़ने पहनने की चीज़ नहीं है। आधुनिकता, उन्होंने कहा है कि आधुनिकता क्या है? ओढ़ने पहनने की कोई चीज़ नहीं है। इसको स्पर्श और महसूस करने की एक प्रवृत्ति है। आधुनिकता के संबंध में एकाकी और अधूरा साम्यवादी दुराग्रह से ग्रस्त है, किंतु इसके भाव को ग्रहण किया जा सकता है। हिंदी की नई कहानियों में राजकुमार, इसके अंतर्गत देखिए, राजकुमार, भ्रमर, विजय चौहान, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा आदि लेखक इसके आधुनिकता से संपन्न कहानियों को इन्होंने रचनाएं की। ये था हमारा आधुनिकता का बोध। उसके बाद आता है महानगर बोध। कहानी जो होती है, कहानी की एक विशेषता होती है, महानगरों का बोध कराती है। तो देखिए, नई कहानी का कथानक महानगरों की सीमा में ही पनपता है और वहीं पर विलीन हो जाता है। इस कहानी में महानगरों की संवेदना को उभारा गया है। महानगरों के अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या वहाँ पे बुराइयां हैं, उन बुराइयों को ध्यान में रख करके लेखक ने उनको उभारने का प्रयास किया है। जहां मूल्यों का टूटन होता है, स्पष्ट देखा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मूल्यों का टूटना, दृष्टिकोण में परिवर्तन होना, बौद्धिकता ने अनेक विश्वास और मान्यताओं को झकझोर कर रख दिया है। नगर बोध के अंतर्गत आधुनिकता परंपरा से मुक्ति का प्रयास, कृत्रिम जीवन, कालाबाजारी, अनैतिकता, काम वासना की उग्र भूख, संबंधों में शिथिलता, तनाव और परिवर्तन, प्राचीन नवीन जीवन का संघर्ष, उबपन, अकेलापन, अविश्वास, सामंजस्य न कर पाने की विवशता, क्षमाबोध, स्त्री पुरुष के द्वंद्व टूटने, दिग्भ्रम, मिल मजदूर
हड़ताल, आंदोलन, ऐसे बहुत सारी जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको ध्यान में रख करके सोया हुआ शहर, मन्नू भंडारी की यही सच है, और कृष्ण बलदेव वैद्य की एक रचना थी बीच का दरवाजा, और रघुवीर शाही की मेरे और नंगी औरतों के बीच। कमलेश्वर ने दिल्ली में एक और मौत इस नाम से एक रचनाएं की, और श्रीकांत वर्मा ने शव यात्रा नामक कहानियों की अलग अलग कोणों में महानगरों के सत्रांश और स्व केंद्रित जीवन को अभिव्यक्त किया। अब देखिए आंचलिकता, अगला जो इसकी विशेषता होती है वो होती है आंचलिकता। आंचलिकता के अंतर्गत नई कहानी में भारत क्या गांवों का देश कहा जाता है, और ग्रामीण अंचल का यथावत चित्रण किया गया है। फणीश्वरनाथ रेणु की रसप्रिया, तीसरी कसम, मार्कंडे की 7 बच्चों की माँ, शिव प्रसाद सिंह की बिंदा महाराज, अमरकांत की जिंदगी और जौक, और राजकुमार भ्रमर की गिरिस्तन आदि कहानियों में गांव की सच्चाई और सादगी को प्रकट किया गया है। और प्रेमचंद से भी बढ़कर उन्होंने अपनी विशेषताओं को यहाँ पर प्रकट किया है। अगले आती है बौद्धिकता। बौद्धिकता के अंतर्गत देखिए नई कहानी अपना कोई दर्शन नहीं है, ये विचार है, और इस कहानी पर बाह्य प्रभाव भी नजर आता है। सभी कहानीकारों ने अपने अपने यथार्थ को अपने अपने बौद्धिक स्तर पर दृष्टिकोण से देखा है। जिसकी बुद्धि अर्थात जिसका बौद्धिक विस्तार जितना था उसी अनुसार उसने उसके ऊपर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। इनमें है यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, नववाद आदि। गंगा प्रसाद विमल की अपना देश, विश्वेश्वर की बदला आदि कहानियां इसकी प्रमुख उदाहरण हैं। अगला आता है अभिव्यंजना और शिल्प। तो देखिए नई कहानी में भाषा के अनुरूप पात्र की आवश्यकता और उपयुक्तता के अनुरूप है। कमलेश्वर ने लिखा है, नए कहानीकार ने इस भाषा की खोज की है अपने भीतर से, अपने समय से। इसी भाषा को उसने सारे विघटन और सारी घुटन, उब और बदवासी टूटन को उठाया है। अर्थात समाज के सामने ये जो बुराइयां देखने को मिलती है, ये जो समस्याएं देखने को मिलती हैं, उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत किया है। इसमें भाषा की जड़ता को उन्हें तोड़ने का प्रयास किया है, और व्यक्तिगत तथा किताबी भाषा की कैद में उसने नई अर्थों की तलाश की है। प्रदेशों, अंचलों, महानगरों आदि परिवेश में व्याप्त भाषा की तलाश करके नई कहानीकार ने उसमें नए परिवर्तन किए हैं। इसी प्रकार नई कहानी की शैली में अनेक मुख्य आत्मचरित्र शैली, चित्रात्मक शैली, पत्रात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली आदि सभी शैलियों में के कई रचनाएं इस कहानीकारों के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई है। कमलेश्वर की राजा, निर्बंसिया, भीष्म साहनी की भटकती आत्मा और आदि कहानियों के लोक कथा शैली का सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। तो ये था हमारा नई कहानी की प्रमुख जो प्रवृत्तियां थी उसके बारे में। और इसमें एक विशेषता और है इसकी यौन संबंध। तो देखिए नई कहानी संबंधों की जटिलताओं को में प्रकाश लाती है। यौन भावना के अधिकतर कहानियों में पुरुष दृष्टिकोण माना जाता है। स्त्री अभी प्राप्त संस्कारों को तोड़ने में असमर्थ है। श्रीकांत की लड़की कहानी में भद्दी लड़की केंद्र बिंदु बनी है, और जिसमें भद्दापन खोजने की प्रक्रिया यौन आकर्षण ही प्राप्त होता है। जगदीश चतुर्वेदी की अध खिले गुलाब में प्रेम और यौन के अध खिले गुलाब हैं। कृष्णा सोवती की मित्रों, मरजानी, मन्नू भंडारी की यही सच है आदि कहानियां इसका प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये हमारी नई कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियां थी।